ठंड में गरीब नंद भाभी का पेड़ घर ब्यूटी पार्लर। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये सच में एक पेड़ घर ब्यूटी पार्लर है क्या? इस पेड़ के अंदर सच में कोई पार्लर है? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। मैं तो अपनी सहेली के बताने पर यहाँ आई हूँ। कहीं उसने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया? सुनो, क्या सच में इस पेड़ के अंदर पार्लर है? जी मैडम, इस पेड़ घर के अंदर सच में एक ब्यूटी पार्लर है। लेकिन किसी पेड़ के अंदर ब्यूटी पार्लर कैसे हो सकता है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। आप एक बार अंदर आ जाइए और अपनी आंखों से अंदर का नजारा देखिए। वो दोनों औरतें जैसे ही उस पेड़ के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि सच में उस पेड़ घर के अंदर एक ब्यूटी पार्लर बना है, जहां एक उर्मिला नाम की औरत उस पेड़ घर ब्यूटी पार्लर के अंदर बैठी सभी कस्टमर को ट्रीट कर रही होती है। स्वागत है आप लोगों का हमारे पेड़ घर ब्यूटी पार्लर में। बताइए आप क्या करवाना चाहती हैं? थ्रेडिंग, अपर लिप्स, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग, हमारे यहाँ सब कुछ होता है। उर्मिला की बात को सुनकर और पेड़ घर ब्यूटी पार्लर को देखकर वो दोनों औरतें काफी खुश होती हैं और अपने ट्रीटमेंट करवाने लगती हैं। आखिरकार इस पेड़ घर ब्यूटी पार्लर की क्या कहानी है और भला कोई ब्यूटी पार्लर किसी पेड़ के अंदर कैसे हो सकता है? तो आइए इस इंटरेस्टिंग कहानी को जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। वाह भाभी, आपने तो मेरी आईब्रो बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। न ज्यादा पतली है न ज्यादा मोटी। कहाँ से सीखी आपने आईब्रोज बनानी? ऐसे ही धागा चलाते चलाते सीख गई। देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी भाभी काफी अच्छी आईब्रोज बनाती हैं। और तुम्हें पता है, भाभी आईब्रो बनाने के साथ साथ बहुत अच्छा मेकअप भी करती हैं। अच्छा, अगले हफ्ते मेरी सहेली की शादी है। उसे एक बजट में मेकअप आर्टिस्ट चाहिए था। क्या आप उसका मेकअप करेंगी? मैंने पहले कभी किसी ब्राइडल का मेकअप नहीं किया है। कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो? हमें पता है आप बहुत अच्छा मेकअप करती हो। पारुल, तुम्हारी सहेली का मेकअप तो हमारी भाभी ही करेंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उर्मिला अपनी तीनों नंद के साथ पारुल की सहेली मेघा की शादी में जाती है, जहां उर्मिला मेघा को काफी अच्छी तरीके से तैयार करती है। सभी को मेघा का मेकअप काफी पसंद आता है। आपने तो सच में बहुत अच्छा मेकअप किया है। आपसे मेरे घर में जब भी कोई फंक्शन होगा तो मैं मेकअप के लिए आपको ही बुलाऊंगी। देखो भाभी, सभी को आपका मेकअप कितना पसंद आया। आप तो खामखा में डर रही थी। शादी में मौजूद जहां सभी को उर्मिला का किया हुआ मेकअप काफी पसंद आ रहा था, वहीं इस शादी में एक अलका नाम की औरत आती है। अलका उर्मिला की ही अमीर पड़ोसन थी, जो पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट थी और उसका एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर भी था। उर्मिला का मेकअप देख अलका मुंह बना लेती है। ये तुमने कैसा मेकअप किया है? इसका तो फेस बेकार सा हो रहा है। बेस भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मुझे तो इनका मेकअप काफी अच्छा लग रहा है। जिसको मेकअप की नॉलेज नहीं होती वो तो खराब मेकअप देखकर भी यही बोलेगा। अगर तुम्हें मेकअप करवाना ही था तो मेरे पार्लर आती। पता है मेरा पार्लर कितना बड़ा है, और अब तो मैंने ठंड की वजह से उसमें हीटर भी लगवा लिया है। सभी कस्टमर काफी खुश होते हैं मेरे पार्लर आकर। तुम्हारे पार्लर में भले ही हीटर है, लेकिन तुम हमारी भाभी से अच्छा मेकअप नहीं कर सकती हो। क्या कहा तुमने कि तुम्हारी ये गरीब भाभी मुझसे अच्छा मेकअप कर सकती है? मैं जो मेकअप के प्रोडक्ट यूज करती हूँ ना, उस एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी तुम्हारी भाभी की सारी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन वो नहीं खरीद पाएगी। अलका को अपने अमीर होने और साथ ही साथ एक अच्छा ब्यूटी पार्लर और मेकअप आर्टिस्ट होने पर काफी ज्यादा घमंड था। वहीं सभी के सामने उर्मिला और उसकी तीनों गरीब नंद की काफी बेइज्जती करती हैं, लेकिन कोई उससे कुछ नहीं कहता। और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कई सारे लोग पैसे बचाने के चक्कर में उर्मिला से ही आईब्रो, फेशियल और थोड़ा बहुत मेकअप करवाया करते थे, जिससे उर्मिला अपनी गरीब मजदूर पति की घर चलाने में थोड़ी मदद कर दिया करती थी। भाभी, आपको मेकअप की इतनी अच्छी नॉलेज है और आप सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से आता है, तो आप क्यों पार्लर नहीं खोल लेती? आजकल तो हर कोई अपना पार्लर खोलकर बैठा है। जिन्हें काम तक भी नहीं आता वो भी काफी पैसे कमा रहे हैं। पार्लर खोलने का तो काफी समय से मेरा भी सपना है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप फिर? मैं भी चाहता हूँ कि तुम पार्लर खोलो, लेकिन इसके लिए काफी पैसे लगेंगे। पार्लर के लिए जो जगह लेंगी वो काफी महंगी होगी। साथ ही साथ टेबल, कुर्सी, शीशा और बाकी सामान का खर्चा भी तो होगा। अभी हालात बिल्कुल ठीक नहीं हमारे। थोड़ा और समय इंतजार कर लो। जैसे ही सब ठीक होगा तो खोल लेना अपना ब्यूटी पार्लर। अनुज की बात सुनकर उर्मिला और उसकी तीनों नंदे काफी उदास हो जाती हैं और ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। माया हर रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए जाती है कि तभी ये पेड़ तो काफी बड़ा है। इसके आसपास कितनी सारी झाड़ियां भी हैं। एक काम करती हूँ, इन झाड़ियों को काटकर इस पेड़ से लकड़ियां ले लेती हूँ। अब कहाँ इतनी अंदर जाऊंगी लकड़ियां लेने के लिए?
माया जैसे ही उन झाड़ियों को काटती है तो देखती है कि वो पेड़ काफी ज्यादा बड़ा है और उसके अंदर जाने की भी एक जगह है। माया जैसे ही पेड़ के अंदर जाती है तो वो अंदर से बाहर के मुताबिक ज्यादा दुगना बड़ा होता है। लग रहा है किसी पेड़ घर के अंदर आ गई हूँ। इसके बारे में तो मुझे भाभी को बताना पड़ेगा। माया घर जाती है और सारी बात अपनी दोनों बहनों और भाभी को बताती है। पहले के समय में ज्यादातर ऐसे ही बड़े पेड़ हुआ करते थे, इसमें इतना चौंकने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन भाभी ये हैरान होने की नहीं बल्कि खुश होने वाली बात है। हम पार्लर खोलने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे ना, लो हमें जगह मिल गई। अगर वो पेड़ सच में अंदर से इतना बड़ा है तो उसके अंदर पार्लर खोल सकते हैं। तारा कह तो ठीक रही है, वो पेड़ सच में काफी बड़ा है। आप भी एक बार चलकर देखिए। उर्मिला अपनी तीनों नंद के साथ उस पेड़ को देखने के लिए जाती है तो उसे भी वो बड़ा सा पेड़ ब्यूटी पार्लर के लिए काफी अच्छा लगता है। ये तो बिल्कुल सच में पेड़ घर की तरह है। अब यही हमारा पेड़ घर ब्यूटी पार्लर बनेगा। भाभी आप किसी चीज की फिक्र मत करिएगा, हम लकड़ियों की मदद से टेबल कुर्सी बना देंगे और कहीं ना कहीं से शीशे का इंतजाम भी कर देंगे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो पार्लर में इस्तेमाल की जाने वाली प्रोडक्ट्स हैं। हम उनका क्या करेंगे? वो तो काफी महंगे आते हैं। वो सब केमिकल प्रोडक्ट हैं, इसीलिए काफी महंगे हैं। हम लोग अपने हाथों से हर्बल प्रोडक्ट बनाएंगे। जहां उर्मिला की नंदें टेबल कुर्सी शीशे का इंतजाम कर रही थीं, वहीं उर्मिला चंदन, हल्दी, नीम, एलोवेरा जैसी हर्बल चीजों से प्रोडक्ट बनाती हैं। और कुछ दिनों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार अब तीनों नंद भाभी का पेड़ घर ब्यूटी पार्लर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही अलका गरीब नंद भाभी के पेड़ घर ब्यूटी पार्लर को देखती है अरे ये क्या, तुमने तो पेड़ के अंदर ही अपने आप ब्यूटी पार्लर खोल लिया। तुम लोग क्या सोच रही हो? तुम्हारे इस पेड़ घर के अंदर बने ब्यूटी पार्लर में कस्टमर आएंगे? वो तो बस मेरी आलिशान हीटर वाले ब्यूटी पार्लर में आएंगे। भाभी इसकी बातों को नजरअंदाज करो, हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। तीनों नंद मिलकर अब काफी सारी औरतों को अपने पेड़ घर ब्यूटी पार्लर के बारे में बताती हैं। ये पेड़ घर ब्यूटी पार्लर तो काफी अजीब लग रहा है। क्या इसके यहाँ जाना सही रहेगा? और मुझे तो काफी ठंड भी लग रही है। मेरा तो अलका की ब्यूटी पार्लर जाने का मन कर रहा है, कम से कम वहाँ हीटर तो है। एक बार आप हमारी पेड़ घर ब्यूटी पार्लर के अंदर आकर तो देखिए, आपको यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और सर्विस भी यहाँ की काफी अच्छी है। जैसे ही कुछ औरतें नंद भाभी के पेड़ घर ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती हैं तो उन्हें पेड़ के अंदर होने की वजह से बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती और उर्मिला का काम भी उन्हें काफी पसंद आता है। मुझे तो लगा था यहाँ मुझे काफी ठंड लगेगी, लेकिन यहाँ तो बहुत गर्माहट है, हीटर से भी ज्यादा। और आपका काम भी मुझे काफी अच्छा लगा, अब से मैं यहीं आया करूंगी। धीरे धीरे दोनों नंद भाभी के पेड़ घर ब्यूटी पार्लर के कस्टमर बढ़ने लगते हैं। सच में आपका काम काफी अच्छा है। एक तो आप हर्बल चीजों का इस्तेमाल करती हैं, ऊपर से आपका पेड़ घर ब्यूटी पार्लर का आइडिया काफी यूनिक है। कोई सोच भी नहीं सकता कि पेड़ के अंदर भी कोई ब्यूटी पार्लर हो सकता है। समय गुजरने के साथ साथ अलका के पार्लर के काफी सारे क्लाइंट्स गरीब नंद भाभी के पेड़ घर ब्यूटी पार्लर में आने लगे थे। मुझे फेशियल ब्लीच और मैनिक्योर करवाना है, मुझे पार्टी मेकअप करवाना है और साथ ही साथ आप एक अच्छा सा हेयर स्टाइल भी कर दीजिएगा। भाभी आपकी मेहनत कितनी रंग लाई। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा पेड़ घर ब्यूटी पार्लर सिर्फ कुछ ही हफ्तों में क्लाइंट से यूं ही भरा नजर आएगा। देखिए कितनी रौनक है हमारे पेड़ घर ब्यूटी पार्लर में। ये सब आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। ये सब मेरे अकेले की मेहनत नहीं बल्कि तुम सबकी मेहनत की वजह से हुआ है। चलो अब तुम भी क्लाइंट को अटेंड करने में मेरी मदद करो। अब दोनों नंद भाभी इसी तरह अपने पेड़ घर ब्यूटी पार्लर को चलाती हैं और समय बीतने के साथ साथ अब उनके हालात भी ठीक होने लगते हैं। वहीं अब इस कड़कड़ाती सर्दी में अब सभी क्लाइंट्स अलका के हीटर वाले ब्यूटी पार्लर को छोड़कर गरीब नंद भाभी के पेड़ घर ब्यूटी पार्लर में आया करते हैं। ठंड तो बढ़ती ही जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। देवर जी आप परेशान हो रहे हैं। देखो मैं चूल्हे पर रोटी बना रही हूँ, थोड़ी देर यहाँ पर आकर बैठ जाओ, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। संगीता के इतना कहने पर वैभव उसके पास आकर बैठ जाता है। भाभी आप कितनी अच्छी हो और समझदार भी हो। आपकी वजह से मुझे अब ठंड भी नहीं लग रही। काश कि मेरी पत्नी भी आपकी तरह ही समझदार आए। हाँ हाँ अच्छी ही आएगी, लाल फ्रॉक वाली लड़की तो अच्छी ही आएगी। ये सुनते ही वैभव हैरान हो जाता है और वो हैरानी से पूछता है, आप किसकी बात कर रही हो भाभी? वही जिससे आप बातें करते हो, चोरी चोरी चुपके चुपके। ये सुनते ही वैभव 1 2 3 बिना कुछ कहे वहां से गायब हो जाता है। शाम को संगीता ठंड में घर के सारे काम कर रही होती है, तभी वैभव अनामिका नाम की लड़की से शादी करके उसे घर लेकर आता है। हे भगवान, देवर जी आपने ये फैसला इतनी जल्दी ले लिया।
घर में सबको बताना तो चाहिए था। भाभी, सब इतनी जल्दी हो गया कि बस समझ नहीं आया। अरे बहू कौन है? क्या बात हो गई? वैभव आया है तो उसे अंदर बुला लो, बाहर बहुत ठंड हो रही है। वैभव के साथ शादीशुदा लड़की को देखते ही ललिता भी हैरान हो जाती है। इतने में अमीर घर से आई देवरानी अपनी गरीब जेठानी से कहती है, ये क्या जेठानी जी, मेरा इस तरह स्वागत करेंगे मेरे ससुराल में? माना तुम लोग गरीब हो, लेकिन तुम्हें थोड़ी तो समझदारी दिखानी चाहिए थी ना। मुझे माफ करना देवरानी जी, मैं भूल गई थी। रुको, मैं आपकी अभी आरती उतारती हूँ। बस करो, रहने दो, फिलहाल तो मुझे ठंड लग रही है, मैं अंदर आना चाहती हूँ। अनामिका ऐसा कहकर अंदर आ जाती है और सीधा वैभव के साथ उसके कमरे में चली जाती है। माँ जी आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसा बेटा है मेरा, इसको जरा भी परवाह नहीं है अपनी माँ की। इतनी अमीर घर की लड़की से शादी करके उसे घर पर लेकर आ गया है, वो यहाँ पर कैसे रहेगी? प्यार सब कुछ सिखा देता है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी देवरानी जी को यहाँ रहना सिखा दूंगी। अगले दिन जब सवेरा होता है तो संगीता समय पर उठकर घर के काम में लग जाती है। तभी उसकी अमीर देवरानी उठती है और कहने लगती है, अरे ये क्या, यहाँ पर गर्म पानी तक नहीं है, इतनी ठंड में कैसे नहाऊंगी मैं? और बाथरूम कहाँ है? देवरानी जी आप परेशान मत हो, ये सब कुछ है यहाँ पर, बाथरूम है और मैं आपके लिए अभी गर्म पानी लेकर आती हूँ। व्हाट रबिश, यहाँ पर एक गीजर तक नहीं है, कैसे गुजारा करते हो तुम लोग बिना गीजर के? देखो मुझे यहाँ गीजर चाहिए, इस तरह काम नहीं चलेगा, मुझे आदत नहीं है चूल्हे के ऊपर पानी गर्म करके नहाने की। अनामिका की आवाज सुनकर संगीता को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चुपचाप जाकर चूल्हे पर गर्म पानी करके अनामिका को दे देती है। कुछ देर बाद अनामिका को नाश्ता चाहिए होता है, तो संगीता ने जो घर में सबके लिए बनाया होता है वही ले जाकर अपनी देवरानी को दे देती है। ये लो देवरानी जी, ये आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, खा लीजिए। अरे ये क्या, तुम लोग ऐसा खाना कैसे खा सकते हो? ये कोई खाने की चीज है? हे भगवान, ऊपर से ठंड भी है। जेठानी जी आपको थोड़ी सी भी मैनर्स नहीं है क्या? सर्दी में कोई ठंडा खाना कैसे खा सकता है? आप इसे गर्म करके दो मुझे। कोई बात नहीं देवरानी जी, मैं इसे अभी गर्म करके लाती हूँ। संगीता खाना गर्म करने के लिए चली जाती है। यहाँ अनामिका अपने कमरे में बैठी हुई खुद से कहती है, जब तक ये यहाँ पर रहेगी तब तक मुझे यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं मिलने वाला। अगर मेरे लिए होगा, इसके लिए भी करना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे इसी को इस घर से निकाल देना चाहिए। अनामिका ऐसा सोचने के बाद उस रात अपने पति के आने का इंतजार करती है। जैसे ही वैभव शाम के वक्त घर आता है, वो उसे अपने कमरे में धीरे धीरे पाठ पढ़ाना शुरू कर देती है। वैभव, मुझे लगता है कि तुम्हारी भाभी थोड़ी चालाकी से खेल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन वो इस पूरे घर पर अपना कब्जा कर लेंगी और तुम्हें ठेंगा मिलेगा। और देखना ऐसा जरूर होगा। आजकल मैं देख रही हूँ कि माँ जी भी उसके लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन तुम्हारे और मेरे लिए कुछ भी नहीं करती। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि माँ जी आने वाले कल में सब कुछ तुम्हारी भाभी के नाम करने वाली है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे पता है मेरी माँ बहुत अच्छी है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। देखो, मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी गरीब भाभी, उसके पास कुछ भी नहीं है। शायद इसी वजह से वो सब कुछ अपने नाम करना चाहती हो। मुझे तो तुम्हें सतर्क करना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर अनामिका कमरे से बाहर चली जाती है और वैभव इसके बारे में बहुत सोचता है। उस रात वो सो भी नहीं पाता। आधी रात में जब वैभव की आंखें खुलती हैं तो वो अनामिका से कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे अपने हिस्से का लेना चाहिए। अगर सब कुछ चला गया तो फिर ठेंगा ही बचेगा हाथ में। मुझे बस अपने हिस्से का चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और हिस्से में मुझे ये वाला घर चाहिए, गांव से दूर वाला घर नहीं चाहिए। लेकिन बेटा, अचानक से ये सब क्यों और किस लिए? तुम दोनों भाई हो, हमेशा एक साथ रहना, बंटवारे की जरूरत क्या है? मुझे अपना हिस्सा चाहिए तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम गांव के बाहर वाले घर में चले जाएंगे। यहाँ वैभव और उसकी पत्नी को आराम से रहने दीजिए, और आप भी यहीं पर रहना, क्योंकि वहाँ आपको कुछ परेशानी हो सकती है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बार सोच लीजिए। सोच लिया, जाओ सामान पैक करो। अनुराग के कहने पर संगीता अपना सामान पैक कर लेती है। वो अपने परिवार के साथ गांव से दूर घर में आ गई, जिस घर की छत तक टूटी हुई थी। सरसर हवाएं घर के अंदर आ रही थी। यहाँ तो बहुत ठंड है, ऊपर से छत भी नहीं है, यहाँ कैसे रहेंगे हम? मैं जानता हूँ ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन मैं पैसा कमा लूंगा और एक दिन ये छत बनवा दूंगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह संगीता और अनुराग दोनों ही बिना छत के घर में गुजारा करते हैं। और उधर अनामिका फौरन अपने पिता को फोन करके अपने गरीब ससुराल के घर पर गीजर और अच्छा फर्नीचर मंगवा लेती है, पर आराम से रहने लगती है।
उसके पास एक पक्की छत थी जिसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। इधर रात को जब अनुराग और संगीता बिना छत के घर में सोते हैं तो उसमें ठंडी हवाएं और कोहरे की ओस गिरने लगती है। बहुत डर लग रही है, आखिर हम करें तो क्या करें? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, न हमारे पास बिस्तर है न हमारे पास छत है। संगीता बिना छत के घर से बाहर आती है और आसपास की जगह से कुछ लकड़ियां इकट्ठे करके घर के अंदर लाकर उन्हें जलाती है, जिससे उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है और वो सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो संगीता अपने घर के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा तैयार करती है। देखो जी, मैं चूल्हा तैयार कर चुकी हूँ, शाम तक कुछ पैसों का जुगाड़ करके राशन ले आना। चिंता मत करो, पैसे नहीं भी मिले तो मैं जुगाड़ करके खाने के लिए राशन ले आऊंगा। अनुराग और संगीता बस किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। उधर अनामिका रोजाना अपनी फरमाइश के अनुसार खाना ऑर्डर करके मंगवाती और वही खाती। वो अपनी सास का जरा भी ध्यान नहीं रखती, जिसकी वजह से ललिता बीमार पड़ने लगी। आज मेरी बड़ी बहू मेरे पास होती तो मैं बीमार नहीं होती। छोटी बहू को तो मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। ललिता को बुखार हो जाता है, बुखार के बाद उसे जुकाम हो जाता है और फिर खांसी भी गला पकड़ लेती है। लेकिन फिर भी अनामिका का ध्यान अपनी सास पर नहीं होता। वो कड़ी ठंड में आधी रात तक पार्टियों में जाती है और आधी रात के समय लौट कर आती है। इसी के चलते कुछ समय बाद अचानक से उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसने बिस्तर पकड़ लिया। बहुत ठंड लग रही है, अच्छू अच्छू। मेरी हालत इतनी भी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवा सकूं। अनामिका की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जाती है। ये ललिता से देखा नहीं जाता और वो फौरन अपनी बड़ी बहू के पास आती है। बड़ी बहू, घर चलो, तुम्हारी देवरानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कहीं उसे कुछ हो न जाए। उसे देखने वाला भी कोई नहीं है। मेरी भी इतनी हालत नहीं है कि मैं उसका ख्याल अच्छे से रख सकूं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी देवरानी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। इस तरह संगीता वापस घर आती है। वो अपनी देवरानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसके पास अंगीठी जलाकर रखती है, गर्म पानी से उसके शरीर को साफ करती है और सिर पर बुखार उतारने के लिए ठंडे पानी की पट्टी भी रखती है। इसी के साथ वो उसे काढ़ा बनाकर देती है जिससे उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। देवरानी जी, बस इसे पी लीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। संगीता बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए अनामिका को बहुत जल्द ठीक कर देती है। जब वो ठीक हो जाती है तो संगीता बिना उसे बताए आप वापस अपने घर लौट आती है। माँ, मेरी इतनी देखभाल करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज अगर आप न होती तो शायद मैं इस दुनिया में न होती। शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी जेठानी का कहो। आज उसी ने तुम्हारी जान बचाई है, जिसे तुमने घर से ही निकलवा दिया था। ये सुनते ही अनामिका के होश उड़ जाते हैं। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके देख रेख करने उसकी जेठानी उसके पास आई थी। वो सारा दिन सोचती है और रात को जब उसे रहा नहीं जाता तो वो अपनी जेठानी के घर उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती है। वहां देखती है कि उसकी जेठानी बिना छत के घर में रह रही होती है और ठंड में ठिठुरते हुए जमीन पर ही लेटी होती है। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, उनकी हालत मेरी वजह से हुई है। अनामिका अपनी जेठानी को उठाकर उससे माफी मांगती है और उन्हें प्यार और प्रेम से वापस घर बुला लेती है। इस तरह वो अब अपने घर में जेठानी के साथ खुशी से रहने लगती है और उन्हें परेशान भी नहीं करती।